नमस्कार दोस्तों। आपको हम दो बहुत ही स्पेशल वीडियो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं जो कि डॉक्टर महेश जोशी टेक्निक पर आधारित हैं। दशा, इंटरप्रिटेशन और ट्रांजिट। ये बहुत ही रेयर कोर्सेज हैं जो आपको कहीं भी किसी और जगह पर नहीं मिलेंगे। और ये ऑफ़र है हमारा। एक कोर्स 2000 रुपीज़ में 31 दिसंबर तक आप ले सकते हैं। तो इस फैसिलिटी को आप अवेल करें। साथ ही साथ 3 हमारे कोर्सेज शुरू होने वाले हैं 15 दिसंबर के आसपास। एक है कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, दूसरा है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी, वो भी डिफरेंट टेक्निक के साथ, और तीसरा है हमारा कोर्स भृगुनंदी नाड़ी। रजिस्टर आप कर सकते हैं 9013798899 पर। एक आपको यहाँ पर ट्रांजिट बेस में एक मैरिज का सूत्र दूंगा। CS पटेल सर का सूत्र है और आप लगाइएगा। आप सब लोग अपने ग्रुप में काफ़ी इस टाइम पर एक तो लोग क्लास कम अटेंड करते हैं, जो भी अटेंड कर रहे हैं अभी 70 के करीब स्ट्रेंथ होगी। आप सभी कुंडलियों में अपनी में लगाइएगा और मुझे बताइएगा ग्रुप के ऊपर कि आपकी कितनी की कुंडलियों में लगा। देखिए, मैरिज ग्रोथ और एक्शन, मैरिज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिस पर मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक केस लिया हुआ है, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे मैरिज से रिलेटेड आएंगे। ट्रांजिट की मैं दूसरी बातें बाद में बताऊंगा। जिन्होंने दशा का कोर्स किया है उन्हें पता होगा, मैंने कहा था कि केंद्र स्थानों के फल केवल ट्रांजिट से मिल जाते हैं, किसी दशा की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो मैं आपको इस कोर्स में लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, अभी मैं वहां पर नहीं जा रहा हूँ। तो मैरिज ग्रोथ और एक्शन, जुपिटर एंड सैटर्न इन ट्रांजिट। ग्रोथ होगी तो जुपिटर देखना पड़ेगा और आपका एक्शन होगा तो आपको सैटर्न देखना पड़ेगा। तो मैरिज में दोनों तरीके का कंफ्यूजन है। आप किसी से पूछोगे तो नॉर्मली व्यक्ति ये कहेगा कि ये ग्रोथ है, मैं भी यही कहूँगा मैरिज इज ए ग्रोथ। अब ये एक्शन भी है एक तरीके से। अब नई एक लाइफ शुरू करते हो, नई शुरुआत करते हो, तो हम पूरी तरीके से एक्शन डिनायल नहीं कर सकते। तो CS पटेल सर इसको एक्शन ही लेकर मानते थे और उनका एक बहुत ही जबरदस्त सूत्र था जो मैं यहाँ पर बताऊंगा। इट इज़ ए ट्रांजिट इन द नवांश चार्ट। तो CS पटेल सर का क्या सूत्र था वो मैं बता देता हूँ कि सैटर्न जब भी नवांश में 5वें और 11वें भाव से ट्रांजिट करेगा तभी मैरिज होगी। और ऐसा मेरा मानना है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट सूत्र है। 100% तो कुछ भी नहीं होता, और जिसकी कुंडली में नहीं लग रहा है वो अपना नवांश बदल ले। जिसकी कुंडली में नहीं लग रहा है वो अपना नवांश बदल ले, मतलब अपना जन्म टाइम रेक्टिफाई कर ले। ये आपका 82-85% केसेस में इसमें सक्सेस मिलती है। इस सूत्र में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट सूत्र है। क्या है देखिए, द क्वेश्चन ऑफ मैरिज व्हेन समवन आस्क्स व्हेन विल आई गेट मैरिड, शादी कब होगी मेरी, तो एस्ट्रोलॉजर को डिसाइड करना है क्या ये ग्रोथ वृद्धि का क्वेश्चन है या एक्शन और बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। तो सैटर्न को देखेंगे ट्रांजिट में या आप जुपिटर को देखेंगे, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे जी जुपिटर है क्योंकि फैमिली में ग्रोथ हो रही है। पर वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, एक्शन भी है और न्यू बॉन्डिंग भी है, इसलिए सैटर्न का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो सैटर्न्स रोल इन द मैरिज, ए लेसर नॉन बट इफेक्टिव रूल। CS पटेल सर का ही रूल है कि सैटर्न ट्रांजिट द 5th और 11th हाउस इन D9 चार्ट, मैरिज इज स्ट्रांगली इंडिकेटेड। द टेक्निक इज सिंपल येट सरप्राइजिंगली एक्यूरेट। चेक करिएगा आप सारे लोग, दो तरीके से चेक करिएगा, मैं डबल चेकिंग दे रहा हूँ। एक तो नवांश में ही ट्रांजिट भी देखिएगा, नवांश का ट्रांजिट वो नहीं होता, उसमें ट्रांजिट वाले प्लेनेट को भी नवांश में ले जाना, वो किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है ये देखना। जैसे अभी सैटर्न 12 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नवांश में भी 12 साइन में होगा, उसको नवांश में प्लेस करके देखना। तो वो आपका 5th और 11th हाउस में यदि ट्रांजिट कर रहा होगा नवांश के अंदर, तो आप देखिएगा उस समय पर व्यक्ति की मैरिज होती है। तो ये सूत्र आप नोट कर लेना, और लगता है तो मुझे बताना, नहीं लगता है तो भी बताना। क्लासिकल मीनिंग ऑफ द मैरिज, तो यहाँ पर क्या होता है, खैर मैरिज का जो मीनिंग है क्लासिकली वो इंपॉर्टेंट होता है मैरिज में 5th हाउस। क्लासिकल मैरिज का मतलब वो नहीं है जो हम आज के समय में समझते हैं। तो यहाँ पर ये है, एंशियंट टेक्स्ट डिस्क्राइब मैरिज नॉट एज ए रोमांस और कंपेनियनशिप। मतलब पुराने ज़माने में शादी को, सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने का तरीका मानते थे। आपका रिप्रोडक्शन या बच्चा पैदा करने के लिए शादी की जाती थी, आज की तरह नहीं की जाती थी। तो उस समय पर ये एक आपका ग्रोथ और
बर्थ ऑफ चिल्ड्रन के लिए यूज करते थे। तो मैरिज आपका जुपिटर और सैटर्न दोनों से कनेक्टेड थी। ये ड्यूटी भी थी मैरिज कि आप यदि पैदा हुए तो आप अपनी संतति को आगे बढ़ाएं। पुराने लोगों में होता है ना, खानदान आगे कैसे बढ़ेगा, वो ये ड्यूटी मानी जाती थी। खानदान बढ़े या नहीं बढ़े, जो आदमी चला गया उसको क्या लेने देना, मगर उस समय पर ये ड्यूटी मानी जाती थी। तो यहाँ पर जुपिटर और सैटर्न का दोनों का रोल होता था। D9 एंड कन्फर्मेशन, D9 से हम कन्फर्मेशन करते हैं इसकी चाइल्ड बर्थ की। ऑलवेज चेक D9 चार्ट ऑफ द फॉर द मैरिज। मैरिज इज बोथ ग्रोथ एंड बॉन्ड। सैटर्न और वो दोनों है। जुपिटर शो करता है आपका डिजायर एंड ब्लेसिंग्स फॉर एक्सप्रेशन। सैटर्न आपका फिक्स करता है आपका टाइमिंग एंड बाइंडिंग रूल। तो टाइमिंग बताता है सैटर्न। सूत्र मैंने पहले ही बता दिया है। सूत्र क्या है आपका, नवांश के अंदर कहाँ कहाँ से उसको ट्रांजिट करना चाहिए। प्रैक्टिकल सूत्राज हैं ये, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, तो मैं इनको रिपीट नहीं कर रहा। सैटर्न एंड द प्रिंसिपल ऑफ न्यू रूल्स, ये एक लास्ट टॉपिक है आज की क्लास में, इसको मैं कवर करूंगा, बड़ा तो नहीं है, काफी रह गया, चलो कोई बात नहीं, चलो यहीं स्टॉप करूंगा फिर। तो आज की क्लास में तो मैं लगातार हूँ, मगर मैंने बताई आपको 2.5 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आपको ट्रांजिट देखना है, तो हमारे 3 चार्ट से हम ट्रांजिट देखेंगे। एक तो मून चार्ट से देखेंगे, एक हम असेंडेंट चार्ट से देखेंगे, और हम प्लेनेट 2 ट्रांजिट चार्ट से देखेंगे। 3 चार्ट बनाएंगे और 3 चार्ट से हमें ट्रांजिट देखना है। अब 3 चार्ट से ट्रांजिट में आपको देखना क्या है, आपको व्यक्ति का प्रश्न समझना है कि उसका प्रश्न क्या है। और प्रश्न में जब हम मून चार्ट से देखेंगे तो मून चार्ट से हम प्रश्न के अंदर 2 इम्पोर्टेंट बातें देख लेंगे कि वो सपोज ग्रोथ चाहता है तो आप जुपिटर से देख लोगे, कुछ न्यू एवेन्यू शुरू करना चाहता है तो सैटर्न से देख लेंगे, कुछ फियर है तो राहु से देख लेंगे। वो उसकी मानसिक स्थिति को बताएगा कि मेंटली पर्सन इज प्रिपेयर्ड और नॉट। फिर हम असेंडेंट से देखेंगे कि मेंटली प्रिपेयर्ड है। असेंडेंट उसको इंडिकेट करती है कि वो इवेंट होगा भी कि नहीं होगा, असेंडेंट भी बता देती है, और प्लेनेट 2 ट्रांजिट प्लेनेट भी यदि बता देता है तो वो इवेंट सर्टेनली हो जाएगा 90% केसेस में। मगर वो सपोज असेंडेंट से नहीं हो रहा है और आपका या प्लेनेट 2 ट्रांजिट में नहीं हो रहा है, तब असेंडेंट से नहीं हो रहा है, तभी भी आप कह सकते हो कि उसके होने की पॉसिबिलिटी कम है। असेंडेंट से जरूर होना ही चाहिए, और आपका प्लेनेट 2 ट्रांजिट से हो, वहाँ से भी होना चाहिए, मगर वहाँ से नहीं भी होगा तो वो एक तरीके से उसका जो रिजल्ट है वो आपका उतना बेटर नहीं मिलेगा। वो इवेंट हो जाएगा मगर उसके अंदर इवेंट के अंदर कुछ परेशानियाँ हो जाएंगी। यदि तीनों जगह से वो इवेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, थ्रू ट्रांजिट, थ्रू द मून चार्ट, थ्रू द असेंडेंट चार्ट एंड थ्रू द प्लेनेट 2 ट्रांजिट चार्ट, तो आप सर्टेनली कहेंगे कि इवेंट 100% होकर रहेगा। कुशांगी गोयल। जी सर। सर मुझे एक तो ये पूछना था, इसमें हम लोगों को अगर टाइमिंग पता करनी है, जैसे कि कोई बोल रहा है कि मतलब जैसे अगर मैरिटल डिस्कॉर्ड चल रहा है तो वो ठीक कब होगा, तो उसमें हम जुपिटर को लेंगे या फिर एक्शन है तो सैटर्न को लेंगे? मैरिटल डिस्कॉर्ड चल रहा है वो ठीक कब होगा? हाँ, होगा तो पहले तो देखिए उसमें होने की पॉसिबिलिटी भी है या नहीं। वो ओनली हम ट्रांजिट से मत कैसे? देखिए उसको, क्योंकि वो अच्छा। ओनली ट्रांजिट से नहीं देखे जाते, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होते हैं इन जनरल। मगर उसके अंदर आप जुपिटर को देखोगे,
सिर्फ जुपिटर को? हाँ, मतलब जुपिटर ही आपका वो, नहीं तो न्यू कुछ चीज स्टार्ट कर रहे हो आप, और नहीं कुछ एक तरीके से वो डिस्प्यूट खत्म होना है। वो डिस्प्यूट जब खत्म होगा तो उसमें जुपिटर का रोल होगा। ओके। हाँ। और सर ये इसके अंदर रेट्रो बिल्कुल नहीं यूज होगा ना? मतलब वो तो जहां, जैसे अभी शनि रेट्रो चल रहे हैं, हम्म। तो वो तो जहां है वही माने जाएंगे ना, 12th में ही माने जाएंगे? नहीं, जो ट्रांजिट के अंदर जो सैटर्न को हम अपने से प्रीवियस साइन में भी कंसीडर करते हैं। तो सर जैसे अभी आपने जो चार्ट दिखाया था, हम्म। जो एग्जाम्पल में, तो उसमें शनि हमने 12th साइन में लिए थे, हम्म। लेकिन फिर वो हम राहु के साथ कंसिडर करेंगे मतलब? नहीं नहीं, वो चार्ट अभी का नहीं है, वो पुराना है, 12 साइन में ही था, रेट्रो नहीं है उसके अंदर। नहीं सर, आप नेटल का रेट्रो बता रहे हैं या ट्रांजिट में नहीं, अभी कोई अभी रेट्रो रेट्रो है? नहीं है, ये अभी का चार्ट नहीं है, कुछ दिन पुराना चार्ट है। सर जैसे अभी रेट्रो है शनि, हाँ, तो रेट्रो जहाँ पर भी है और उससे पिछले भाव में भी ले लेंगे उसको। दो जगह का इम्पैक्ट माना जाएगा? हाँ, तो वो दोनों जगह पर इम्पैक्ट डालेंगे, पर वो ट्रांजिट वाले राहु से कोई लेना देना नहीं है उसका। अच्छा, क्योंकि एक्वेरियस में राहु हमने देखा अभी ट्रांजिट में है, एग्जाम्पल में। एक्वेरियस में, नेटल में थोड़ी है। हाँ हाँ, तो अभी शनि 12वीं राशि में है ट्रांजिट में, हम्म। तो शनि और राहु हम एक्वेरियस में मानेंगे नहीं, आप मिक्स दोनों? क्यों कर रहे हो? आपको राहु से क्या लेना देना है? आप शनि देखना है, शनि देखो बस। आप राहु अच्छा, क्यों देख रहे हो? अभी मैंने बताया था, राहु को क्यों देख रहे हो? ठीक है सर। मैंने अभी क्लियर कहा है, जिस प्लेनेट को देखना है उसे केवल देखो ट्रांजिट में, बाकी से कोई लेना देना नहीं है नौ प्लेनेट में से कि मुझे शनि देखना है बस, दैट्स ऑल। अब शनि आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इस चीज़ में राहु का रोल नहीं है। जब आप उस पर्सन से रिलेटेड कोई फियर देखोगे तब आपको राहु देखना है, शनि नहीं देखना। जब आप उसकी ग्रोथ तो देखोगे तो आपको जुपिटर देखना है, शनि और राहु नहीं देखना। तो हम सबसे तो पहले डिसाइड करेंगे फियर हमें। ऑफ डाइवोर्स अगर कोई देख रहा है, हाँ, तो वो राहु से देखेंगे। बिल्कुल राहु से एक्शन, देखेंगे। एक्शन में होगा या नहीं होगा वो हम शनि से नहीं देखेंगे, नहीं, सिर्फ आप राहु उसमें ही देखेंगे। ऐसे केसेस में आप दोनों प्लेनेट भी देख सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जिसमें हमें लगता है कि एक से ज्यादा चीजें होने वाली है। अब वो डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा, एक क्वेश्चन ये है व्यक्ति का, उसको डर है, और एक ये है कि भाई होना ही है, कब हो जाएगा, तब तो आप सैटर्न देख लीजिए भाई। अच्छा, एक तो आउट ऑफ फियर पूछ रहा है कि बंदा मेरा डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा, मेरे हस्बैंड का तो किसी से अफेयर नहीं है, तो मेरे किसी से हस्बैंड अफेयर मेरे से नहीं है, डिवोर्स तो नहीं मेरे लेंगे, हस्बैंड देन मेरे इट से इज अ डिवोर्स तो नहीं फियर। लेंगे, देन मतलब इट इज उसे अ पता फियर। ही है मेरी मतलब उसे पता ही है मेरी आपकी आपकी रिलेटेड एक्टिविटी टू चल रही है डिवोर्स, रिलेटेड टू देन तो डिवोर्स, राहु का कोई देन रोल तो नहीं है। राहु का कोई रोल नहीं है। ओके ओके। तो अगर इनिशिएट कर पूछना है कि इनिशिएट तो नहीं कर देगा तो शनि देखेंगे, जी अगर जी ठीक करना है तो जुपिटर देखेंगे, जुपिटर ज्यादा स्ट्रांग होगा तो ठीक हो जाएगा। जी। और अगर राहु का ही ज्यादा होगा तो सिर्फ फियर ही है, वो कोई बहुत ज्यादा उस चीज में तो नहीं है। तीनों में देखेंगे, यदि फियर है, यदि केवल मून से दिख रहा है तो, और असेंडेंट और प्लेनेट नहीं बता रहा है, इट मीन्स उसको केवल फियर है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी, निधि मैम, जिसके क्वेश्चन का आंसर हो जाए हैंड नमस्ते डाउन कर लें, जी। क्योंकि इतने ज्यादा हैंड अप है, मैं आधा सा घबरा चुका हूँ पहले से ही, मेरी ऊपर की सांस नीचे जा चुकी है पहले से ही इतने हैंड अप देखकर। सर नमस्ते सर, आज जी का नमस्ते। क्लास तो एकदम आई ओपनर है, ये तो मतलब मुझे 2 बार देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि जैसे किसी कुंडली में मैंने देखा कि जुपिटर पहले ही 12th हाउस में असेंडेंट से, हाँ, और उससे अभी और 12th में चल रहा है, ये अभी जेमिनी में ट्रांजिट कर रहा है, तो इसका तो हाल बहुत ही बुरा होगा, नीम चढ़ा करेला हो गया सर। नहीं नहीं नहीं, वो असेंडेंट से 12 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, असेंडेंट से ठीक है। 12 उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, उसका कुछ अलग सिग्निफिकेशन है, मगर अब जब ट्रांजिट देख रहे हैं हम, तो वो आपका जी अब तो वो आप चिंता मत करिए, वो तो 1 महीने के अंदर अंदर वहीं पहुंच जाएगा उसके ऊपर। जब जुपिटर के अच्छा, ऊपर जाता है तो वो सबसे बेस्ट कंडीशन होती है उसकी, आपकी लाइफ की सभी ट्रबल्स को दूर करता है वो। सर ये जुपिटर अभी जल्दी ट्रांजिट करने वाला है, मई के पहले ही ट्रांजिट करने वाला है क्या? अभी हो जाएगा शायद नेक्स्ट अक्टूबर मंथ में। अच्छा, थैंक यू सर। ये वाले क्वेश्चन का बहुत दिनों से आंसर ढूंढना चाह रही थी, प्लैनेट के ऊपर प्लैनेट का ट्रांजिट। सर आज तो मजा आ गया, थैंक यू सो मच सर। जी जी। मैं सूर्य जी।
हाँ सर, ये नवमांश में अलग होता है गोचर? ऐसा होता है कि जब हम नवांश बनाते हैं तो आपके जन्म कुंडली के प्लेनेट को हम नवांश में प्लेस करते हैं ना। नवमांश चार्ट तो सर अलग होता ही है ना हाँ, ऑलरेडी। ऐसा होता है कि जन्म कुंडली के प्लेनेट को जिस तरीके से नवांश में रखा जाता है उसे ही सैटर्न को भी आप नवांश में रखिए। मतलब सर अभी आपने बोला 5 और 11 में देखना है, तो ये अभी भी उसमें सैटर्न 12th राशि में ही मानेंगे ना नहीं नहीं, नवमांश 12 में में भी? नहीं मानेंगे। वो 12 में कितने डिग्री पर है उसके बेस पर उसको नवांश में प्लेस करिएगा। नवांश में कैसे प्लेनेट को प्लेस करते हैं, मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी की मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, नवांश कैसे बनाते हैं वहां पे देखिए, आप समझ जाओगे कैसे रखते हैं। हाँ सर, थैंक यू सर। देखिए एंड इतने रेज हो गए, मैं आंसर करूंगा नहीं, एक क्लास में डाउट के लिए रखूंगा, इतने आंसर नहीं कर सकता मैं। वंदना मैम बोलिए। जी प्रणाम सर। जी प्रणाम। ये ट्रांजिट में अगर जैसे जुपिटर के ऊपर जुपिटर आ रहा है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन अगर जुपिटर की जैसे अंतर्दशा चल रही है या दशा, लेकिन उसमें वो खराब रिजल्ट दे रहा है, तब भी वो अच्छा ही करेगा? नहीं, फिर उसके खराब ही चलते जैसे रहेंगे? ट्रांजिट वो खराब नहीं करेगा, बस वो आपके नेटल प्रॉमिस को ट्रांजिट नहीं बदल सकता। अच्छा, मतलब कि अगर खराब है तो थोड़ा मतलब उस समय के लिए थोड़ा ठीक ठाक रहेगा? हाँ, आपके रिजल्ट मिल रहे हैं तो वो अपने वो ट्रांजिट वाला प्लेनेट उसके अंदर नेगेटिव कुछ भी नहीं करेगा, मगर ट्रांजिट वाला रिजल्ट आपके नेटल प्रॉमिस को नहीं मॉडिफाई कर सकता किसी भी हालत में। जी, मतलब 1 साल के लिए हम बोल सकते हैं कि इसको थोड़ा ठीक रहेगा? हाँ, मतलब नहीं, आपकी कुंडली के अंदर जो भी प्रॉमिस है उसको ट्रांजिट वाला प्लेनेट एक हद से ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। पर वो ट्रांजिट वाला प्लेनेट जैसे आपकी कुंडली के अंदर एक इवेंट होने वाला है, मैरिज होने वाली है, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो इवेंट होगा, इवेंट पर्टिकुलर होगा, उसके अंदर हेल्प करेगा बस। उसके आगे पीछे उसके कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं ट्रांजिट वाले प्लेनेट का कोई रोल नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति की मैरिज होने वाली है 15 जनवरी को, अब हाँ जी। ट्रांजिट वाला प्लेनेट वो 15 जनवरी को उसको आसानी से हो जाने देगा बस। और 15 जनवरी के बाद ट्रांजिट वाले प्लेनेट का कोई रोल नहीं है। 16 जनवरी को उन दोनों के बीच में जूते बजते हैं, प्यार मोहब्बत रहती है, उसका ट्रांजिट वाले प्लेनेट से कोई लेना देना नहीं है। वो इवेंट को एक पर्टिकुलर टाइम पर कराएगा, यदि अच्छे रिजल्ट देने वाला है तो वो इवेंट को खराब तरीके से नहीं कराएगा, और यदि खराब रिजल्ट देने वाला है तो उस इवेंट को खराब तरीके से कराएगा। हाँ, तो ठीक है सर, थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन है, चलो फिर। जी मोनू, बस सर जैसे ये ट्रांजिट में जो आते हैं प्लेनेट, तो सर वो कितने डिग्री के डिफरेंस पे एक्टिवेट होता है रिजल्ट देने में? ट्रांजिट पूरी राशि को एक्टिवेट करता है वो। जर राशि में एंटर करते ही हो जाएगा सर? हाँ, पर आप उस पर डिग्रीज पे जाओगे तो वो आगे बताऊंगा, अभी डिग्री पे मत पहुंचिए। वो मैं आपको जो अभी वीडियोस दूंगा 5-6, उसमें आप देखना, डिग्री इसमें मैं कवर नहीं करूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। क्योंकि वो डिग्री से एक अलग फैक्टर आ जाता है, यहाँ पर मैं ज़्यादा थियोरेटिकल पोर्शन पे फोकस करूंगा। भारती मैम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया था कि अगर चंद्रमा अफ्लिक्टेड है तो हमें चंद्र कुंडली को देखना ही नहीं है, पर जो अभी आपने सारे रूल्स हमें बताए वो सारे चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग ही बताए। अगर किसी के चंद्रमा अफ्लिक्टेड है तो हम असेंडेंट देखेंगे कि या ये जो रूल्स आपने बताए वही फॉलो करेंगे हम? रूल तो कोई अलग से बताया नहीं, चंद्र कुंडली आप देखिए मत, फिर असेंडेंट और प्लेनेट टू वो देखिए, और इसी तरीके से देखना है। आपको मून कुंडली आपको देखनी नहीं है ट्रांजिट के लिए, आप असेंडेंट और प्लेनेट से देखिए बस। रूल को नहीं, अलग से थोड़ी बताएं चंद्र कुंडली के लिए। नहीं सर, जो आपने रूल बताए ना अभी कि गुरु ग्रोथ है एंड सैटर्न एक्शन है एंड वो है। किसी भी कुंडली में आपको ग्रोथ देखना है, जैसे सपोज आपको ग्रोथ देखनी है तो तीनों कुंडली में जुपिटर का ट्रांजिट देखो। ओके, तीनों में देखेंगे। हाँ, ओके ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। बेगा गुप्ता मैम। बेगा गुप्ता मैम, किसने ऑन कर रखा है? किसने ऑन कर रखा है? यस सर। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ऑन किसने किया हुआ है?
हाँ बोलिए मैम। हाँ जी सर। सर मेरे को ये पूछना है, जैसे आपने कहा मून चार्ट से देखेंगे तो उसकी मेंटल स्टेटस देखते हैं, राहु का अगर देखते हैं तो किस बात का फियर है। अगर इफ राहु इज ट्रांजिटिंग ऑन 11th हाउस, तो उसमें 11th हाउस से रिलेटेड फियर देखेंगे। हाँ और अगर वो लगन चार्ट में 9th हाउस में ट्रेवल कर रहा है, तो फिर उसको हम किस तरह से देखेंगे सर? मतलब मून चार्ट में तो 11th में आ गया। नहीं, वो और किसी लॉर्ड पर, किसी प्लेनेट पर या किसी हाउस पर कर रहा होगा ना, किस किसको नहीं, influence जैसे कर रहा है। राहु पे राहु कर रहा है सपोज सर, नहीं, राहु पे राहु। कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। आप किस हम्म। भाव पर कर रहे हैं, किस प्लेनेट पर कर रहे हैं, किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है इन ट्रांजिट, उनसे रिलेटेड आपका फियर होगा उसके अंदर। सर वही मैं पूछ रही हूँ, जैसे राहु पे राहु ट्रांजिट हाँ, कर तो रहा है राहु 11th पे हाउस में। फियर होगा उसके अंदर, उसको पता ही नहीं होगा, भूत प्रेतों का फियर होगा, कुछ ऐसा होगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, जिस फियर की कोई डेफिनेशन नहीं होगी, ऐसा फियर होगा व्यक्ति के अंदर। और चाहे वो मून चार्ट एफ्लिक्टेड भी हो, तब भी हम उसमें ये देखेंगे। afflicted है तब नहीं देखना है आपको। तब नहीं देखेंगे। नहीं। तो फिर हम लगन चार्ट से ही देखेंगे। अगर वो 9th हाउस में राहु पे राहु ट्रांजिट कर रहा है, हाँ, तो खाली हम। वो आपको व्यक्ति लेकर आएगा ना, मुझे इस चीज का डर है। हाँ जी, तो वो तो सिर्फ मून चार्ट तो फिर देखेंगे ही नहीं ना सर। तो मून चार्ट नहीं देखेंगे, इसलिए हमें पता नहीं लगेगा ना, उसे ही बताना पड़ेगा। ओके, और फिर जो लगन से हम देखेंगे, अगर वो सपोज 9th हाउस में राहु पे राहु कर रहा है ट्रांजिट। हाँ, तो 9th हाउस से या वहां पर प्लेनेट बैठा है या जो प्लेनेट इन्फ्लुएंस कर रहा है, उससे रिलेटेड यदि उसका प्रश्न है कि ये चीज मेरे साथ तो नहीं हो जाएगी, तो यदि राहु उस चीज को इंडिकेट कर रहा है, यदि ट्रांजिट वाला, तो हम कहेंगे ये चीज हो जाएगी आपके साथ। और नहीं कर रहा है तो इसका मतलब असेंडेंट चार्ट उस चीज को एग्री नहीं कर रहा, जो उसका एप्रीहेंशन है, जो उसकी चिंता है, वो असेंडेंट चार्ट से जस्टिफाइड नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं, ये आपका खामे खा का डर है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। नहीं सर, लेकिन वो चिंता तो शो ही नहीं करेंगे ना। सपोज कोई वो बताओ आप एक्चुअल में। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सपोज कोई नेटिव आता है और वो ये बोल रहा है कि मेरा राहु पे राहु ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन उसको अदरवाइज। एस्ट्रोलॉजर नहीं देता वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, क्या परेशानी है उसे, यही तो पूछेगा। ये थोड़ी कहेगा राहु पे राहु कर रहा है, ये थोड़ी कोई आंसर होता है कि राहु पे राहु कर रहा है तो क्या होगा। इट्स नॉट ए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये होगा कि भाई मेरी नौकरी में दिक्कत है, मेरे बच्चों को दिक्कत है। ये आपके पास कोई नेटिव आ गया, थोड़ी कहेगा राहु पे राहु ट्रांजिट कर रहा है, ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। कहीं न कहीं सारे प्लेनेट ट्रांजिट कर रहे होते हैं उस समय पर, उसको क्या प्रॉब्लम्स है, उससे रिलेटेड हम उसको एनालिसिस करेंगे ना। राहु पे राहु ट्रांजिट थोड़ी एनालिसिस करोगे आप। ओके, क्वेश्चन। प्लेनेट कोई न कोई कहीं न कहीं पे ट्रांजिट कर रहा होगा, तो वो आप इस तरीके के क्वेश्चनों के आंसर हम थोड़ी देंगे। राहु पे राहु ट्रांजिट करना, तो फिर आप ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ी हुआ, वो तो कुछ और हो गया। फिर आप रघुनंदी नाड़ी यूटिलाइज। मतलब बेसिकली सर मेरा क्वेश्चन यही है कि वो उसको खुद को पता नहीं है कि उसको किस चीज का फेयर है, और क्योंकि मून पे भी वो ट्रांजिट कर रहा है और इसमें भी ट्रांजिट कर रहा है लगन पे भी, तो उसको खुद को पता नहीं है। फियर है उसके पास, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा किस चीज का फियर है। तो हम राहु को ही देखेंगे ना फिर। राहु का राहु पे ही है, अननोन फियर है, वो वहम है जिसकी कोई दवा नहीं है। ओके। जिसको राहु पे राहु जब ट्रांजिट करता है तो अननोन फियर होता है। तो अननोन फियर आप कैसे बताओगे? इट इज अननोन फियर जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो अधिकतर लोगों को अननोन फियर होता है, उन्हें भी नहीं पता, तो एस्ट्रोलॉजर कैसे बता देगा क्या फियर है। वो हर बात से ही डर रहे होते हैं। बच्चे घर से निकल के जाएंगे तो उन्हें ये डर होता है कि इनका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कोई पर्दा हिल गया तो कोई भूत तो नहीं आ गया, कोई हवा आ गई, उससे भी डरते हैं। तो वो एक मेंटल प्रॉब्लम है, उसको हम एज ए एस्ट्रोलॉजी थोड़ी जबरदस्ती बता देंगे कि इस चीज़ का डर है आपको। राहु पर राहु जब ट्रांजिट करता है तो एक अननोन फियर होता है, पर्सन नॉन रिलीजियस हो जाता है उसको। तो इस तरीके से जिस भाव में कर रहा है उससे रिलेटेड फियर का हम नहीं कह सकते। नहीं, आप इन क्वेश्चनों का जवाब नहीं दोगे। आप तो ये पूछोगे उसको दिक्कत क्या है, वो देखोगे आप। कौन सा इवेंट हम जस्टिफाई कर रहे हैं, हम उसको प्रेडिक्शन थोड़ी देना है ट्रांजिट के बेस पर। आपसे आप ट्रांजिट के बेस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहे हो। आप ट्रांजिट हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं, आपके पास व्यक्ति आया, उसने कहा मेरी शादी होगी क्या, मैं नौकरी कर लूँ क्या, मेरी नौकरी नहीं लगेगी क्या, उन चीज़ों का आंसर दे रहे हैं हम, ना कि हम उसके बारे में चीज़ें बता रहे हैं।
मैं Okay. जैसे मैंने आपको अभी बताया था, मैंने क्या कहा था, विल आई मैरी या कैन आई चेंज जॉब, इन क्वेश्चनों का आंसर करना है हमें। थोड़ी करना है कि अननोन चीजें निकाल कर लेकर उसे बतानी है, वो नहीं बता सकते हम। Okay. Okay, sir. Okay, thank you, sir. माधुरी मैम। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर हमें ट्रांजिट में क्या दृष्टि भी देखनी है? नहीं, देखना कैसे है वो अभी मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैंने बताया नहीं है। अभी मैंने केवल आइडिया दिया है कि क्या मीनिंग है, वो ट्रांजिट को हम किस तरीके से स्पेसिफिक यूटिलाइज करेंगे, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। अभी मैंने केवल 6 चीजें। और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जी सर, एक क्वेश्चन है कि हम जैसे आप ट्रांजिट चार्ट को मून चार्ट कह रहे हैं, तो सर ऐसा क्यों? ये मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ, बड़ी बेसिक सी बात है पर अभी नहीं समझ आया कि ट्रांजिट चार्ट का मून चार्ट का नाम दे रहे हैं ना सर? नहीं, ट्रांजिट चार्ट को मून चार्ट नहीं नाम दे रहा मैं। आपके एक जन्म कुंडली होती है व्यक्ति की, जिसको हम असेंडेंट चार्ट बोलते हैं। उसके अंदर कौन सा प्लेनेट किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, वो असेंडेंट चार्ट है, और उसमें सभी प्लेनेट कहीं कहीं ट्रांजिट कर रहे होते हैं, उन्हें वहां पर रख दिया गया है। ये है, जैसे देखिए ये असेंडेंट चार्ट है, ये जो अंदर है ये कुंडली बनी हुई है इस पर्सन की, तो ये इसकी पाइसेस लगने की कुंडली है, मीन लगने की। लगन में केतु, वीनस, सन और सैटर्न इसके नेटल पोजीशन है। मरकरी एरी साइन में बैठा हुआ है, मार्स इसका रेट्रोग्रेड होकर आपका लियो साइन में बैठा हुआ है, मून आपका स्कॉर्पियो साइन में, राहु इसका वर्गो साइन में, जुपिटर इसका यहाँ पर कैप्रिकॉर्न में है। ये इसकी जन्म कुंडली है। प्लेनेट कौन कौन से किस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं बाहर रखे हुए हैं। सैटर्न आपका 12 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, वीनस 1 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, सन और मरकरी 2 साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, जुपिटर 3 साइन में है, मून एंड मार्स 4 साइन में, केतु 5 साइन में है, और इस तरीके से प्लेनेट ट्रांजिट कर रहे हैं। अब ये इसको हम बाहर वाले को, ये ट्रांजिट चार्ट है, इसको हम असेंडेंट ट्रांजिट चार्ट कहेंगे जिस समय पर देख रहे हैं, असेंडेंट है। मून चार्ट में क्या होता है, इसी कुंडली के जो मून है उसको लग्न बना लेते हैं, तब जो चार्ट बनता है वो मून चार्ट है। तो मून को लग्न बना लिया मैंने यहाँ पर, ये मून लग्न बन गया। अब ये चार्ट मून चार्ट हो गया, और ट्रांजिट वाले प्लेनेट ये आ रहे हैं बाहर, इसको हम मून गोचर प्लेनेट ट्रांजिट। सर अब क्लियर हुआ मुझे सर। यस सर, अब समझ आया। थैंक यू सर। ज्योति कृष्णन मैम। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। 2-3 क्वेश्चन सर। वैसे है, जिनका क्वेश्चन हो गया ऐसे वो है, डाउन करिए हम प्लीज। मून बोलते हैं ना, मून तो 12th हाउस में लास्ट नक्षत्र आता है हमारा, अतिमित्रा बोलते हैं, वो तो अच्छा बोलते हैं सब, दैट कम्स ओनली इन 12th हाउस, है ना? नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। हाउस से कोई लेना देना नहीं, अति मित्र नक्षत्र का। नक्षत्र ये होता है कि आप जिस भी नक्षत्र में बॉर्न हुए हो, ठीक है, सपोज आप समझिए शुक्र के नक्षत्र में बॉर्न हुए आप, ठीक है, तो केतु के तीनों नक्षत्र आपके मित्र होते हैं, हाउस से कोई लेना देना नहीं है उसका। अच्छा, बिकॉज वो तो 12th हाउस में आता है ना, तो मून 12th हाउस में अच्छा नहीं है बोलते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, हाउस से कोई मतलब नहीं होता नक्षत्र का। मून तो मून 12th हाउस से वो देखना नहीं है, फिर ट्रैवल की वजह से मून नेटल मून से, मून 12th हाउस अलग चीज है और आपका नक्षत्र अलग चीज है। नक्षत्र इस तरीके से नहीं देखते, नक्षत्र को आपको देखना है उसका जन्म नक्षत्र, जिस भी जन्म नक्षत्र में जन्म हुआ है, और उससे 9th नक्षत्र होता है वो अति मित्र होता है। अच्छा तो अलग से देखते हैं, उसको बोलते हैं हम तारा शुद्धि। और जब हम चंद्रमा देखते हैं उसको बोलते हैं हम चंद्र शुद्धि। तो चंद्रमा इन जनरल अपनी सपोज किसी की कुंडली में वर्गो साइन में मून है, तो उसको कोई भी काम नहीं करना चाहिए जब लियो साइन में मून ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है। एंड सेकेंडली हम बोलते हैं ना, Saturn upon Saturn is not good. When Saturn transits to the Saturn position the chart, that's not good. ऐसा बोलते हैं ना। सैटर्न ट्रांजिट ओवर सैटर्न गिव द हार्ड वर्क, बाकी सब कुछ ठीक है।
आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करवाएगा, फ्रूटलेस वर्क करना पड़ेगा आपको, जिसको हम बोलते हैं बेकार करनी पड़ती है, इन दैट वे इट्स नॉट गुड। ओके, बाकी थैंक कुछ यू। नहीं करता, अपने हार्ड वर्क कराएगा, आपको अननेसेसरी काम करना पड़ेगा। अच्छा, सो वैसे ही जुपिटर तो अच्छा ही होता, जुपिटर अच्छा होता है। ऑलवेज गुड। और जुपिटर जब जुपिटर पे ट्रांजिट करेगा तो आपके ओल्ड पेंडिंग जो भी वो है प्रॉब्लम्स वो सॉर्ट आउट होगी, आपकी लाइफ के अंदर दिक्कतें दूर होंगी। जुपिटर और राहु नहीं, राहु विल मेक यू इररिलीजियस एंड इट विल ब्रिंग अननोन फियर इन यू। आपको पता ही नहीं होगा, बात से डरते रहोगे बेमतलब में। इस तरीके का ट्रांजिट होता है राहु और राहु। ठीक, थैंक यू। रश्मि मैम। यस सर। सर सेकंड मैरिज का कौन से देखेंगे? नहीं, इसका तो किसी इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो वही सेकंड मैरिज इज आल्सो ग्रोथ एंड सैटर्न एंड जुपिटर दोनों ही देखना है आपको। और हाँ। उसमें भी 5 और 11 में ट्रांजिट होना चाहिए सैटर्न का। ओके। अच्छा सर, राहु में क्या है कि राहु से 12वां अभी सपोज राहु इज इन एक्वेरियस, सो राहु से 12वां विल बी दिस मकर ना? नहीं, राहु एक्वेरियस है तो मीन आएगा, मीन है 12। हाँ, मीन आएगा। तो जब भी वो राहु से 12वां मीन में होगा, दैट टाइम इट विल बी प्रॉब्लम ना? मीन्स राहु तो हर जगह प्रॉब्लम है। राहु से राहु 12वें में हो तो प्रॉब्लम है। वैसे राहु इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उसको आप देख सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम के लिए राहु का ट्रांजिट देख सकते हो अपने आप से। हाँ। देन आल्सो इट इज नॉट। ओके, सो तो वो एक्वेरियस पे आएगा तो अभी वो फुल्ली चार्ज होगा। हाँ, पर राहु फुल्ली चार्ज इज नॉट गुड। ओके, सो राहु से राहु भी इज नॉट, व्हेन राहु से सेकंड में आएगा, जब भी वो मकर में आएगा तो राहु से मत देखिए आप, राहु से कोई वो नहीं है, इट्स नॉट ए गुड प्लेनेट। तो ये तो आपको प्रॉब्लम ही देगा जहाँ पर भी है। नहीं, मैं ऐसे बोल रही थी कि अगर किसी का मकर राशि में राहु हो तो अभी एक्वेरियस में। राहु इज नॉट सीन फॉर दीस पर्पसेस, ऑल अदर प्लैनेट्स को देखेंगे, राहु केतु को नहीं देखते। ओके, राहु केतु को कोई लॉर्डशिप नहीं दी हुई है, कोई काम नहीं दिया हुआ है, तो वो अपने उनको नहीं देखते। हम जुपिटर को अपने आप से देखिए, जुपिटर इज 12th फ्रॉम जुपिटर, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। सन इज 12th फ्रॉम द सन। पर राहु केतु को देखने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ पे भी है प्रॉब्लम ही करेंगे, कुछ पॉजिटिव करेंगे नहीं वो। ओके, अंडरस्टूड। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन का तो रिप्लाई हो गया, ये 12th हाउस राहु वाला, बिकॉज ये रिवर्स होगा। जी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने कहा है कि जब प्लेनेट ट्रांजिटिंग प्लेनेट नाटाल प्लेनेट से 12th में होगा तो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। जी। तो सपोज कि नाटाल प्लेनेट है 26 डिग्री पे, और ट्रांजिटिंग प्लेनेट जो सेंटर हुआ है उस राशि में, तो उसी समय ट्रांजिटिंग प्लेनेट फुल्ली रिचार्ज हो जाएगा कि उसको 26 डिग्री और ट्रैवल करना पड़ेगा? नहीं, वो सर ये मान के चलिए कि उस राशि में एंटर होगा ना, वो डिग्री वाइज भी देख सकते हो, पर इन जनरल राशि से ही देखा जाता है। जैसे हम 7.5 देखते हैं, दोनों ही कंसेप्ट हैं, डिग्री से भी देख सकते हैं, पर इन प्रैक्टिस राशि में जैसे ही एंटर होगा तो वो अपने एनवायरनमेंट में आ जाएगा, एक्चुअली उसके फील्ड में आ जाएगा, वो चार्जिंग उसकी शुरू हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब राशि में आए तो चार्जिंग शुरू हो गई, और जब नाटाल प्लेनेट की डिग्री पे आ गए तब 100% चार्ज हो गया, कह सकते हैं। जैसा उच्च का कंसेप्ट है ना सर, एक राशि में प्लेनेट पूरी में उच्च का माना जाता है, और पर्टिकुलर डिग्री पे वो परम उच्चांश हो जाता है। इन द सेम वे कह सकते हो कि नेटल प्लेनेट के ऊपर एग्जैक्टली आएगा तो फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और उसको नियर अबाउट चार्ज ही मानेंगे, पूरी उसके ऊपर है जब तक। राइट, क्लियर है। बाकी एग्जाम्पल्स और कुछ करेंगे अगली क्लासेस में। परवीन जी। सर नमस्कार। सर छोटा सा होता है, जैसे अपने सूर्य का कोई भी प्लेनेट अपने 12th चल रहा हो तो अपने कारकत्वों की मतलब जो है अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। मैंने 3-4 देखे जो सूर्य का गोचर सूर्य से बार चल रहा था और बंदे का प्रमोशन हुआ है गवर्नमेंट में, तो और क्या रीजन हो सकता है सर? मतलब ट्रांजिट देख लो, ग्रोथ तो नहीं, वो तो ठीक है, पता था। सूर्य जनरली नहीं बताता। तो सूर्य से क्या देखेंगे? सूर्य से 12th चल रहा है तो सर नहीं, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको आनी चाहिए,
मगर जुपिटर भी ग्रोथ दे सकता है ना। जुपिटर से आप देखिए यदि प्रमोशन हुआ है तो जुपिटर तो शूट कर रहा था, जुपिटर तो दे ही रहा था सर, दिखा रहा था। हाँ तो बस जुपिटर दिखा रहा है तो वो डोमिनेट करेगा ओवर द सन। इन जनरल सूर्य से मैंने जो कहा है वो क्या कहा है कि जब भी सूर्य से 12वें भाव में सूर्य ट्रांजिट कर रहा हो तो इस तरीके के काम अवॉइड करने चाहिए, ये कहा है मैंने। जनरली ये तो देखा है मैंने सर, अगर अपने से अष्टम चल रहा हो कोई ग्रह तो प्रॉब्लम दिखा देता है। सूर्य से अष्टम चल रहा है सूर्य तो तब ज्यादा प्रॉब्लम दिखा देता है सर। 12 में भी प्रॉब्लम देगा जी सर। आपका जो ये स्लो फास्ट मूविंग प्लेनेट है ये कोई काम नहीं कराते, इन्हें केवल मुहूर्त पर्पज से देखा जाता है बस। आप कोई काम कर रहे हो तो फास्ट मूविंग प्लेनेट को उस समय पर हम देखते हैं कि वो उसकी पोजीशन आपके नेटल पोजीशन से खराब है तो इन जनरल कोई भी प्लेनेट नेटल से 12 चल रहा है तो दिक्कत है। बाकी तो मैंने बताया कि आपको जो भी ग्रोथ देगा वो जुपिटर देगा, न्यू इनिशिएशन देगा वो सैटर्न देगा, और सभी तरीके के फियर जो देगा आपको राहु देगा। उसका रीज़न क्या है, बाकी प्लेनेट तो देख के कर भी क्या लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, उससे पहले तो उसका ट्रांजिट बदल जाएगा तो देगा कैसे। प्रमोशन थोड़ी सूर्य दे सकता है, प्रमोशन एक दिन में थोड़ी होता है। प्रमोशन का एक प्रोसेस होता है, आपका लिस्ट निकलना प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन से पहले सीआर मंगाई जाती है, उससे पहले एक लिस्ट निकलती है, सीआर कॉल फॉर होती है, फिर डीपीसी होती है, डीपीसी के बाद एक लिस्ट निकलती है, फिर सीआर कॉल फॉर होती है, तब जाके लिस्ट निकलती है। तो प्रमोशन इज ए लेंथी प्रोसेस, लिस्ट निकलना ही नॉट प्रमोशन। राइट सर। बाकी तो D9 वाला कह रहे थे सर आप, वो D9 वाला देखा 2 3 4 में तो लगा नहीं सर वो ना, 5 और 11वां लगा नहीं ना सर, 2 3 4 देखे सर। कितना दूर है सर? एक में तो 3 राशि दूर है सर, तो 3 राशि तो पॉसिबल नहीं है सर, और एक में 5 आ रहा है, और एक में 5 राशि दूर आ रहा है, 4 है। चलो एक में जैसे हाँ ठीक है सर, और देखूंगा फिर। आपने नवांश पे पहुंचा है सर? हाँ नवांश में देखा सर, नवांश में देखा सर। चलो कोई नवांश देखिएगा बताइएगा, और नहीं है तो मैं भी ठीक है सर। मैंने 3 लगाया, तीनों में चल गया, तीनों में लगा है। थैंक यू सर।